हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरा यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी जिनका फिजिकल हो गया है और फिजिकल में वो क्वालिफाइड हैं, तो फिजिकल के बाद क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि बनवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट किस तरीके से आपको सारे के सारे इकट्ठे कर लेने हैं, ये सब मैं बात आपको बताने वाला हूँ। पीईटी के बाद क्या होगा ये भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारी बात समझ में आएंगी। बिल्कुल डिट्टो 1 to 1 एकदम करेक्ट बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी होंगी। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं इसके फॉर्मेट वगैरह की भी मैं बात करूँगा, किसको फॉर्मेट बनवाने की ज़रूरत होगी, कैसे क्या है, उन सभी पर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, और सभी के सभी जिनका भी पीईटी फिजिकल हो गया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इससे आगे की सारी जानकारी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। किस तरीके से आपके कागज़ चेक होंगे, कहाँ आपको जाना होगा, मेडिकल में क्या क्या हो चेक होगा, इन सभी बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके 1 to 1 अपडेट के लिए इसको जो है नोटिफिकेशन बटन को दबा लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट का जो डिटेल्स है मैं वो निकालने वाला हूँ। थोड़ी सी ये मुझे ऊपर जानी है। सभी के लिए मैं इसमें बताऊंगा, SC ST OBC सभी कैंडिडेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं, उन सभी की मैं बात करूंगा। यहाँ ये फॉर्मेट और फॉर्मेट से ऊपर ये रहे। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियरली विजुअल होगा। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका जो नोटिस बोर्ड है, हालांकि मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक अलग से नोटिस भी आएगा। ठीक है, तब अलग से नोटिस आएगा, मैं तब डिटेल्ड इस पर चर्चा करूंगा। फिलहाल के लिए अभी आप समझें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाने होंगे। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको मेन हेडिंग दिख जाएगी जो कि पैरा नंबर 18 पर दिया गया है। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं मेरे भाई कि जिनका अभी पीईटी हो गया है, ठीक है, जिनका अभी पीईटी हो गया है यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया है, तो उनको क्या काम करना होगा कि अभी एक मेरिट का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहीं पर लगती है एक फाइनल मेरिट। ठीक है जी, यहीं पर क्या लगती है, फिजिकल के तुरंत बाद ही एक फाइनल मेरिट अभी लगेगी। जैसे ही आप सभी जोन के रिजल्ट आ जाएंगे, जोन वाइज लगती हैं ये अलग अलग, आप जानते ही हैं, अब सारे काम आपके अलग अलग जोन वाइज होंगे, किसी का आगे किसी का पीछे। तो आपके जोन का जैसे ही पीईटी का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, उसके तुरंत ही 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही एक फाइनल मेरिट लगेगी, और उस फाइनल मेरिट में ये पता चलेगा कि किन किन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जिनका भी उस फाइनल मेरिट में रोल नंबर आएगा, नाम आएगा, ठीक है, या फाइनल मेरिट से नंबर ऊपर होंगे, उन सभी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो झटका यहीं पर आपको लगने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने फिजिकल को क्वालिफाई कर भी लिया है, अगर वो फाइनल मेरिट से नीचे रह जाते हैं तब भी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। वो बात भविष्य के गर्त में है कि अगर बच्चों की कमी पड़ जाती है वहाँ पर, तब आपके लिए दूसरी लिस्ट वो लगाएं और उसमें कुछ बच्चों को बुलाया जाए। ठीक है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सबसे पहली बात तो यही क्लियर हो गई कि फिजिकल के बाद अब क्या होगा,
ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिन लोगों का, तो उनको किस किस कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उन सभी की मैं बात करूँगा। देखिए, नंबर 1 पर जो हमें कागज़ चाहिएगा वो चाहिएगा मैट्रिकुलेशन ऑफ हाई स्कूल एंड हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्वलेंट। इसका मीन्स क्या है कि भाई आपको हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिएगी, या उसके बराबर अगर कोई डिग्री है आपके पास तो वो चाहिएगी। बराबर का मीन्स कुछ लोग जैसे किसी राज्य में हाई स्कूल की जगह पर कोई और इसी के इक्वलेंट कोई डिग्री कराते हों, कोई कोर्स कराते हों, ठीक है, तो उसके बारे में। अच्छा, अब आपकी मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट में होना क्या क्या चाहिए, अगर मैं उसकी आपसे बात करूं तो उसमें होना क्या क्या चाहिए उसको समझेंगे आप। उसमें एक तो भाई डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपको सनद की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसी के साथ में आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सभी के होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, जो आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म में और इसमें। अगर किसी की इसमें त्रुटि है, मिस्टेक है, तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उनको क्या करना होगा। अगर किसी का फॉर्म भरते वक्त कोई मिस्टेक हो गई है तो वो यहाँ कमेंट कर देंगे, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उनको क्या करना है, घबराना नहीं है उन्हें भी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में, अगर किसी के पास ITI वगैरह है या NCVT वगैरह इन सब का सर्टिफिकेट है तो वो आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो SC और ST के कैंडिडेट हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट एज पैरा एनेक्सर 1। तो जो आपका SC ST के कैंडिडेट हैं उनको भारत सरकार द्वारा जो ऑल इंडिया रैंक की जाति बनती है ना, ऑल इंडिया लेवल की जाति, वो वाली जाति होनी चाहिए उनके पास में। स्टेट वाली जाति से काम नहीं चलेगा, जैसे किसी के पास हरियाणा की जाति हो, किसी के पास UP की हो, MP की हो, ऐसी नहीं। उस जाति के ऊपर भारत सरकार लिखा होना चाहिए। अभी मैं फॉर्मेट दिखा दूंगा, एनेक्स 1 में है, आगे मैं दिखा देता हूँ। देखो, पहले इसका फॉर्मेट ही देख लेते हैं हम। SC कैटेगरी के जो बंदे हैं उनके लिए कौन सी जाति होगी, किस तरीके की होगी, तो ये है SC और ST कैंडिडेट जो है ना उनके लिए ये वाला फॉर्मेट की जाति होनी चाहिए, ठीक है जी। इस तरीके से नाम वगैरह लिखे होंगे, उसमें ये बहुत सारे सेक्शंस लिखे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, अमेंडमेंट वगैरह लिखे होते हैं ये, ठीक है। और ये इस तरीके का फॉर्मेट होगा आपका। अच्छा, डिपेंड करता है ये आपकी हिंदी में हो या इंग्लिश में, तो वो दोनों चलेंगी, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, दोनों जाति चलेंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी की हिंदी की है तो वो ये कहेगा जी मुझे तो इंग्लिश में बनवानी है, नहीं। भाषा कोई सी भी हो, भाषा ज़रूरी नहीं है, बशर्ते आपकी जो जाति है वो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की बात बताता हूँ मैं। OBC वाले जो कैंडिडेट हैं जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उनका एनेक्सर नंबर 2 है, यानी जो फॉर्मेट है वो ये दिया हुआ है, यानी ऑल इंडिया जाति होनी चाहिए। इनकी जो जाति है वो इंग्लिश में बनती है भैया, OBC वाले जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो उनका जो फॉर्मेट है, उनका भी फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो SC ST का हो गया, एनेक्सर 2 ये हो गया आपका OBC सर्टिफिकेट। OBC का जो है वो इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इंग्लिश में होता है OBC वालों का, ठीक है। अगर किसी राज्य में ये हिंदी में भी बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जनरली इंग्लिश में बनता है सभी राज्यों में। कहीं हिंदी में भी अगर बन रहा है तो वो गलत नहीं है, वो भी वैलिड होगा, सिर्फ वो वेरीफाई भारत सरकार द्वारा जो है प्रमाणित होना चाहिए। बात समझ रहे हैं जी। चलिए, उसके बाद जो नॉन क्रीमी लेयर को के नहीं है, यानी भाई ये तो नॉन क्रीमी लेयर थे, जो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं OBC वाले, उनके लिए एनेक्स 2 A ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ भैया, ये रहा फॉर्मेट, ये रहा डिक्लेरेशन होता है इसमें ये वाला, और इस तरीके का ये फॉर्मेट है,
बस इतना सा, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर में जो नहीं है ओबीसी में। अच्छा एक और बात समझें, अगर कोई ये कहेगा जी हमारे पास तो ये अड़ंगा है नहीं, हम कैसे करें, तो भैया आप बनवा लो। अगर फॉर्म वाला नहीं है ना तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो वो उसी समय का होना चाहिए, ठीक है। आप अभी अगर बनवा भी लेंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से अभी बनवा लो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ओबीसी वालों को तो अभी नया बनवाना ही बनवाना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं इसमें आपको बात करूं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो ये वो हैं जो इकोनॉमिकल वीकर कंडीशन में आते हैं ना, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस में, उनके लिए मैं ये फॉर्मेट आपको एक साथ दिखा दूंगा वरना दिक्कत हो रही है बार बार, है नहीं, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा वीडियो में। माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर कोई आता है तो उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में ये फॉर्मेट होना चाहिए। जिनके पास पहले से ऑल इंडिया रैंक की जाति बनी हुई है तो उनको ये फॉर्मेट वगैरह पर फोकस नहीं रखना है, सिर्फ होनी चाहिए भारत सरकार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनके पास में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल। नेक्स्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वाले जो हैं ना उनके पास में भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जानते ही हैं कि ये 40% वाला है, ये परसेंटेज की चीज़ें आपको पता ही होंगी, ठीक है। मिनिमम 40% होना चाहिए, वो उन्होंने कहा ही होगा मैक्सिमम, ठीक है। चलिए इसके अलावा इनके पास फॉर्मेट ये हैं, मैं इनके फॉर्मेट भी आपको नीचे दिखा दूंगा भी वीडियो के लास्ट में। सेल्फ डिक्लेरेशन होना बहुत ज़रूरी है एक्स सर्विसमैन वालों के पास, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो एनेक्सर 7 है ना इसी को डाउनलोड करेंगे और इसी से आप सेल्फ डिक्लेरेशन लगा लेंगे, लिख लेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट एनओसी होना चाहिए। एनओसी ये सब उनके लिए हैं भाई जो पहले से ही जॉब पर होते हैं ना, या जॉब को छोड़कर आते हैं या जॉब कंप्लीट करके आते हैं, एनओसी वगैरह ये उनके लिए हैं। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। गजट अगर कोई दिक्कत है नोटिफिकेशन के हिसाब से तो आप एक एफिडेविट बनवा लेंगे, उसके बारे में मैं आपको अलग से बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी ने ऑफलाइन पेमेंट करी है तो उसके पास ऑफलाइन पेमेंट की रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन ही करते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें, अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसके पास ट्रांसजेंडर का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। अगर कोई जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है तो उसके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबिलिटी इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर। तो ये जो सारे आपके सर्टिफिकेट हैं जो भी हमने बात भी करी है, तो सर्टिफिकेट जो है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है। चलिए इशू होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अगर कोई ऐसा केस है, डिवोर्स वाला केस है, किसी ने डिवोर्स ले लिया है नहीं, यानी पहले मैरिड था लेकिन वर्तमान की स्थिति में वो डिवोर्स की कैटेगरी में आता है, तो उस पर वो उन्हीं के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए डिवोर्स वाले, ठीक है। जो कानून के तरीके से डिवोर्स लिया गया है वो सारे डिवोर्स के पेपर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है अगर डेथ सर्टिफिकेट हस्बैंड, अगर कोई महिला ऐसी है जो विधवा है यानी विडो है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उनके पास हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ये भी चेक किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन वाले जो हैं उनको आप जानते हैं कि उनके पास एनओसी ज़रूर होना चाहिए, एनओसी तो चाहिए ही चाहिए, आप जानते ही होंगे एनओसी। एक्स सर्विसमैन वाले बड़े आराम से इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। अब मैं इन सभी में आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ किस किस चीज़ का कौन कौन सा फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट यहाँ पर ये नीचे ही दिए हुए हैं। अगर किसी के पास ये फॉर्मेट नहीं है और उसको ये फॉर्मेट चाहिए चेक करने के लिए
तो वो कमेंट कर सकते हैं, या बाकी ये फॉर्मेट वगैरह आपको वेबसाइट से भी देखने को मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप डी आरआरबी की जो वेबसाइट्स है ना, वहाँ से भी ये फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, इन नंबरों से चेक करना आपकी कैटेगरी है, वो जो लाइन है ना उनके आगे जो भी लिखा हुआ है, इनसे चेक करना कि आपको कौन से वाला सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये रहे सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर, ये फॉर्मेट, सॉरी सर्टिफिकेट नहीं फॉर्मेट। ये इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, ये रहा, ठीक है। ये डिक्लेरेशन है, ठीक है जी। ये वाला तो अभी मैंने बताया भी नहीं शायद किसी के लिए, ये डिसेबिलिटी वालों के लिए है, ठीक है। जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, उनके लिए होता है। इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए क्या होता है कि अलग अलग उनका कैटेगरी होती हैं, वो सब वही समझते हैं, तो उनके लिए हैं ये सारी चीज़ें, क्या कैटेगरी है तो उसी के हिसाब से ये लगता है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट है आपका, तो वो कमेंट करें आप मुझे, मैं उसके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है।